हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, बिगिनर सीरीज में आपका वेलकम है। आज हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और वहाँ पर विजिट करके आइए, तभी जाकर ये वीडियो को देखिए, तो ही जाकर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। या फिर आप कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड रखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड रखते हैं, तो फिर आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त कफील अहमद। तो आई होप कि आप अपनी पेन और कॉपी के साथ कारों में हेडफोन डाले हुए रेडी होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रीवियस में कुछ जो स्टडी किया था, मैं कुछ रिकैप कर देता हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखी थी और हमने देखा था कि वेक्टर डॉट या डॉट प्रोडक्ट जो होता है, वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दो रिजल्ट मिलते हैं। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या फिर उसका हमने ऑपरेटर का नाम दिए थे डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो अगर दो वेक्टर सपोज हमको दिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे यहाँ पर। इनका डॉट प्रोडक्ट हम यहाँ पर लेंगे। अगर ये ऑपरेटर होता है डॉट, इसलिए हमने इसको नाम दिया डॉट, ताकि हम इसको अलग कर सके। किससे अलग कर सके? एक दूसरी जो टाइप है जिसमें हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक स्केलर मिलेगा। तो हम ये जो बराबर होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये हमने स्टडी किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ओके, और हमने ये भी देखे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के वेक्टर ए डॉट बी जो होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। मतलब ये कम्यूटेटिव होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। और हमने ये देखे थे अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच का जो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है उनका, वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पर 90 हो जाएगा और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हमने देखे थे, इस पर एग्जाम्पल भी देखी थी। आज हम इसी से आगे का पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हमें ऑर्थोगोनल वेक्टर्स दिए हुए हैं, सपोज फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। सो फ्रेंड्स, अगर हमें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स दिए, सपोज हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर्स कैसे होते हैं। ये आई कैप यूनिट वेक्टर हो गया, ये जे कैप हो गया और ये के कैप हो गया। तो अगर इनका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, सपोज कि हम यहाँ पर लेंगे आई डॉट आई। इसका अगर हम लेना चाहे, ये एक यूनिट वेक्टर है। ओके, आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि वेक्टर ही है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, और इनके बीच का जो एंगल है ये दोनों पैरेलल रहेंगे, यानी इसी का हमने मैग्नीट्यूड लिए, इसी का हमने डॉट प्रोडक्ट लिए आई कैप के साथ। तो ये हो जाएगा कॉस 0। तो यहाँ पर आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यहाँ पर आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और कॉस 0 भी 1 होता है, तो हमको अल्टीमेटली 1 मिलने वाला है। ओके, अब इसी तरीके से जे कैप इंटू जे कैप, ये भी हमको 1 मिलेगा। जे कैप का हम जे के साथ लेंगे अगर डॉट प्रोडक्ट, तो हमें 1 ही मिलने वाला है, क्योंकि उनके बीच का एंगल भी 0 रहने वाला है। और सिमिलरली यहाँ पर के कैप इंटू के कैप, ये भी हमको 1 ही मिलने वाला है। अब अगर क्या हो, हम आई कैप का डॉट प्रोडक्ट लें जे कैप के साथ, तो अगर इसको ट्राई करें हम, फॉर आई कैप डॉट जे कैप, अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, और इनके बीच का एंगल यहाँ पर आप देख रहे होंगे 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा कॉस 90। अब जानते हैं कि कॉस 90 0 होता है, तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएंगी। इसी तरीके से जे कैप इंटू के कैप, इसका भी 0 मिलने वाला है, और के कैप इंटू आई कैप, इसका भी 0 मिलने वाला है। ओके, तो ये इस तरीके से आपको डॉट प्रोडक्ट अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का लेना है तो ये मिलेगा। अब यहाँ पर ऑर्डर आपको एक ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये ऑर्डर आपको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हम लेंगे जब भी काम में आएंगे, तो हम जैसा मैंने यहाँ पर लिया आई डॉट जे, यानी दो डिफरेंट वेक्टर का लिया, तो यहाँ पर पहले आप आई डॉट जे का लेते हैं, फिर जे का के साथ लेते हैं जे कैप इंटू डॉट के कैप, फिर अगेन के का आई के साथ लेते हैं। इस तरह से आपको ये डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में भी ये ऑर्डर मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। इनफैक्ट आपको जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे जब भी आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आओगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अभी तक हमने देखे कि
दो वेक्टर्स हमको गिवन थे, उनका डॉट प्रोडक्ट लेना था, तो हमने ये सिंपली निकाले अभी तक। लेकिन अगर क्या हो, अगर दो वेक्टर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन रिप्रेजेंट इन कार्टेशियन फॉर्म। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमको कार्टेशियन फॉर्म में दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक और वेक्टर है वेक्टर बी ए हमको दिया है कार्टेशियन फॉर्म में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब अगर इन दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है तो यहां पर हम लेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहां पर हम लिखेंगे वेक्टर, पहले से कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे हम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यहां पर ये डॉट देना नहीं बोला, डॉट, फिर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसको करेंगे इससे, फिर इसको इससे, सिमिलरली तीनों टर्म को हम वन बाय वन करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ए एक्स इंटू बी एक्स, और यहाँ पर आई कैप इंटू आई कैप है, तो ये हो जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स, ये लिख लिया हमने, और आई कैप इंटू आई कैप, ये आई कैप डॉट आई कैप, ये तो कंपोनेंट्स है, ए एक्स और बी एक्स कंपोनेंट है, आई कैप डॉट आई कैप ये यूनिट वेक्टर्स है। हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर्स है, और अभी हमने पढ़े कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का अगर हम सेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट ले तो हमें 1 मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा इनको और यहाँ पर 1 लिखूंगा, जो कि हम नहीं लिखते। समझ में आया आपको? ठीक है, फिर प्लस की निशानी यहाँ पर हम लेंगे, ये हो गया, पहले इसके साथ ले लिए, अब इसका हम इसके साथ लेंगे, तो ये प्लस। अब देखते जाइए ए एक्स इंटू बी वाई, तो ये हो जाएगा ए एक्स इंटू बी वाई। अब यहाँ पर आई कैप है और यहाँ पर जे कैप है, ये दोनों की दोनों आई कैप और जे कैप परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को, ये आई कैप है और ये जे कैप है और ये के कैप है, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो जैसे हम आई कैप डॉट जे कैप लेंगे, तो अभी हमने देखा कि आई कैप डॉट जे कैप जो होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएंगे, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा 0। ओके, अब देखो आई कैप का के कैप के साथ भी लेंगे तो भी ये 0 मिलने वाला है, तो ये यहाँ पर आई कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप, ये भी हमें 0 ही मिलने वाला है। अब ये हो गया पूरे टर्म के साथ में ले लिया, अब इसको करते हैं हम पूरे टर्म के साथ, तो देखो अगेन जे कैप इंटू आई कैप, ये भी 0 मिलने वाला है, ये भी 0 मिलने वाला है, क्योंकि जे कैप डॉट आई कैप है। ओके, और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो 0 मिलने वाला है। अगेन आगे बढ़ते हैं, ये ए वाई इंटू बी वाई, तो ये हो जाएगा प्लस ए वाई इंटू बी वाई। अब जे कैप इंटू जे कैप है, जे कैप इंटू जे कैप है, तो हम जानते हैं कि जे कैप इंटू जे कैप, इस सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम इसका जे कैप के जे कैप के साथ, तो जे कैप इंटू जे कैप ये हमको 1 मिला था, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, तो ए वाई इसके कंपोनेंट लिखेंगे हम बस ए वाई इंटू बी वाई प्लस, अब ए वाई का बी जेड के साथ लेंगे तो भी हमको 0 ही मिलने वाला है, प्लस अब ये हो गया, हमने पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई कर दिया, रिमेनिंग ये बचा। ओके, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए जेड को इसके साथ, तो अगेन 0 मिलेगा, इसको इसके साथ करेंगे 0 मिलेगा, फिर इसको इसके साथ मिलेगा तो हमको मिलेगा ए जेड बी जेड, और के कैप इंटू के कैप आप जानते हैं कि 1 हो जाएगा, तो हमको फाइनली क्या मिलने वाला है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने डॉट प्रोडक्ट से कार्टेशियन फॉर्म में जो वेक्टर हमको दिया था उसको फाइंड आउट किए। ये बहुत सिंपल होता है, हमको एक्चुअल में प्रॉब्लम जो जाती है वो क्रॉस प्रोडक्ट में जाती है, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे हम तभी आपको समझ में आएगा। तो बहुत सिंपल होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, और हमें दिया वेक्टर ए और वेक्टर बी, एक एग्जाम्पल हमें दिए और हमको निकालना है इनका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो अभी हमने निकाले थे कि अगर दो वेक्टर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं, उनका वेक्टर प्रोडक्ट जो आने वाला है वो आने वाला है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस
AZ BZ। आप चाहे तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं या फिर नहीं भी याद करेंगे तो आप सिंपली जस्ट देखकर भी इसे कर सकते हैं। जैसे 2i कैप इंटू 3i कैप, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2i कैप इंटू 3i कैप। तो पहले मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप और इनका डॉट, और यहाँ पर हम लिखेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे तो इसके डायरेक्ट यहां पर ax और bx से कंपोनेंट डालकर लिख लीजिए या फिर यहां पर से देखकर इसको कर सकते हैं। तो 2i कैप इंटू 3i कैप तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, i कैप इंटू i कैप 1 हो जाता है इसलिए हम नहीं लिखेंगे, प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 2 ही रहने वाला है, और j कैप इंटू j कैप आप जानते हैं कि 1 रहने वाला है। अब 3k कैप इंटू 1k कैप तो ये हो जाएगा 3 और k कैप इंटू k कैप 1 रहने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं ax को मल्टीप्लाई करें bx से तो ये जाएगा 6, और यहाँ पर ay by तो ये 2 इंटू 1 तो 2 मिला, और ये 3 इंटू 1 3 मिला, तो यहाँ पर हमको मिला 2 प्लस 3 5 प्लस 6 ये हो जाएगा 11। तो हमको वेक्टर a डॉट वेक्टर b मिला 11। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि हमने मैग्नीट्यूड निकाले और डायरेक्शन कहाँ से निकालेंगे, ये स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक स्केलर मिल रहा है। तो स्केलर में तो डायरेक्शन नहीं होती है, ये तो सिंपल और बेसिक सी बात है जो हम अभी तक थ्रू आउट पढ़ते आ रहे हैं। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b का आपको स्केलर ही मिलने वाला है फाइनल रिजल्ट, उसकी डायरेक्शन में मत जाइए, कंफ्यूज मत होइए। आप वेक्टर a डॉट वेक्टर b करेंगे तो आपको स्केलर मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। अब ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से हमको दो एग्जाम्पल दिए 3j कैप माइनस 4j कैप। तो देखिए 3j कैप माइनस 4j कैप तो हो जाएगा 4 3 12 और ये माइनस 12। j कैप इंटू j कैप अगर लिखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 माइनस 12, j कैप इंटू j कैप 1 होता है तो ये जाएगा माइनस 12। अब यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल जो दिए है 2i कैप माइनस 4k कैप, तो 2i कैप माइनस 4k कैप, यहाँ पर आप देख लेंगे i कैप है, यहाँ पर k कैप है। तो अगर हम यहाँ पर इसको लिख ली भी ले, मतलब 2 4 8 माइनस 8, और यहाँ पर हम लिखेंगे i कैप डॉट k कैप, तो ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है और दोनों परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है तो ये 0 होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा टोटल ये 0 आने वाला है। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल थे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी एग्जांपल है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी v, यहाँ पर हमें दिया है एक पार्टिकल की वेलोसिटी हमें दी v इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप मीटर पर सेकंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। अ पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स यहाँ पर हमें दे दी है। द इंस्टेंटेनियस पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल इज, तो इंस्टेंटेनियस पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल वो हमें निकालनी है। और हम जानते हैं कि पार्टिकल, या फिर नहीं भी जानते हो तो आगे हम स्टडी करने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पावर जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वो इक्वल्स टू होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी के, और फोर्स और वेलोसिटी हम जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है, इनका एक वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट पूछ रहा है, ये डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर हमें एफ भी दे दिया है और वी भी दे दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनको। एफ हमको दिया है कितना 20i कैप प्लस 15j कैप माइनस 5k कैप, ये डॉट। अब हमें यहाँ पर दिया है वेलोसिटी 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। तो आप पहले खुद ही इसको ट्राई कीजिए, यहाँ पर साइंस इनके यूनिट्स में दे देता हूँ डॉट और ये न्यूटन। अब तो बहुत सिंपल हो गया, आप इसको डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए और बहुत सिंपल आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए पहले 1 2 3। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया, तो अब हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पर ये माइनस का साइन है, 20i कैप इंटू 6i कैप, हम जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो ax इंटू bx होने वाला है, और अगर दूसरे वेक्टर से लेंगे तो i कैप इंटू j कैप 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 होंगी, इसलिए सिर्फ i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। तो 20i कैप इंटू 6i कैप, तो ये हो जाएगा, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 120, ओके 120i कैप इंटू i कैप 1 रहेगा, इसलिए हम नहीं लिख रहे उसको। ये हो जाएगा 15 इंटू 4, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस 60। अब यहाँ पर 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 मतलब माइनस 15।
ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर, तो हमको मिलेगा यहाँ पर हमको मिलने वाला है 120, जो हो जाएगा -75 और -75 मतलब 45 आंसर हमको मिलने वाला है। 45 आंसर मिलेगा। तो क्या 45 हमको दिया है कि यस, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन, सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूव कर सकती है, इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स गिवन बाय, यहाँ पर फोर्स हमें दिया है, अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन सब्जेक्टेड टू अ फोर्स गिवन बाय F vector, what is the work done by this force in moving the body through a distance of 10 मीटर along y axis। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि एक पार्टिकल है, एक बॉडी है जो सिर्फ y डायरेक्शन में मूव कर सकती है, और हमें पूछ रहा है वर्क डन, फोर्स यहाँ पर हमें दी है और डिस्टेंस हमें दिया है 10 मीटर। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करिए, ऑप्शन हमें दे दिए, तो आप ट्राई कीजिए पहले 1 2 3। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये होता है एफ वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, ये दोनों की दोनों जो है तो हम जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटीज है। तो यहाँ पर हमको इसका डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमें सिर्फ डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है, हमें डायरेक्शन भी दे दी है। तो डायरेक्शन क्या दिया है कि हमें सिर्फ ये y डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। तो अगर हम लिखे यहाँ पर f वेक्टर हमें क्या दिया है, -2 i कैप प्लस 15 j कैप प्लस 6 k कैप डॉट। अब 10 जो d जो हमको दिया, ये डिस्प्लेसमेंट हमें दिया है, ये 10 मीटर। अब इसकी डायरेक्शन हमें जो दिया है वो y डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 10 इंटू जे कैप, क्योंकि जे कैप जो होता है यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन शो करना, जो कि वाई डायरेक्शन शो करता है हमें। तो यहाँ पर ये सिर्फ वाई डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट कर रहा है, कंस्ट्रेंट है यानी उसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ये आंसर अब हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। तो यहाँ पर आई कैप इंटू आई कैप तो 0 आने वाला है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, और परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो सिर्फ हमारे पास बचेगा जे कैप इंटू जे कैप, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 15 150 जूल्स। तो क्या हमें ऑप्शन में दिया है कि 150? यस, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं। एक अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें दिया है, इफ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो यहाँ पर हमें अल्फा दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, और हमें एक कंडीशन दी है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर बहुत ईजी क्वेश्चन हमारे लिए हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस इसी कंडीशन का हम यूज करने वाले हैं, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमें वेक्टर ए अगर हमको दिया है यहाँ पर 2i कैप, इसको हम वेक्टर ए मान लेते हैं, और इसको वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप डॉट, ये डॉट, और वेक्टर बी हमको क्या दिया है 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते जाओ तो i का i के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, i कैप इंटू आई कैप 1 होगा, प्लस 3 इंटू 4 ये हो जाएगा -12, अभी 8 इंटू अल्फा तो हो जाएगा 8 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब 8 माइनस 12 तो ये हो जाएगा -4 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो -4 को उधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा 8 अल्फा इज इक्वल्स टू 4, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 8 को इधर भेजेंगे 4/8, तो अल्टीमेटली हमें मिलने वाला है 1/2। तो क्या हमें 1/2 दिया? यस, बी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमें दिया है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप पहले खुद ट्राई कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने ट्राई कर लिया है तो हम यहाँ पर इसे ट्राई करते हैं। हमसे पूछ रहा है कि a1i कैप प्लस a2j कैप इज अ यूनिट वेक्टर, यानी ये यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। तो यहाँ पर हमें दिया है इफ, ये ऑप्शन हमें दे दिया है। तो a1 और a2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है यहाँ पर। अब a1 और a2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो कुछ जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है पहले उसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि वेक्टर ए, अगर हम इसको नाम देते हैं वेक्टर ए इज इक्वल्स टू a1i कैप
प्लस ए टू जे कैप। और वेक्टर बी अगर हम देख ले यहाँ पर तो हमें दिया है 4i कैप माइनस 3j कैप। अब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो हम जानते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 रहने वाला है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 रहने वाला है। अब यहाँ पर हम इनको पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल सकता है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप डॉट 4i कैप माइनस 3j कैप इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a1, ये 4a1 हो जाएगा, i कैप इंटू आई कैप 1 हो जाएगा, हम नहीं लिखेंगे। i कैप इंटू जे कैप करेंगे तो 0 होगा, वो नहीं लिखने वाले हैं। अब a2 इंटू ये j का j के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3a2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4a1 इज इक्वल टू 3 को उधर भेज दो तो ये 3a2, ये हमको एक रिलेशन मिल गया। और इसको फर्दर हम सॉल्व करना चाहे तो हम लिख सकते हैं a1 इज इक्वल टू 3/4a2। तो हमें यहाँ पर a2 की वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है। अब देखो इतना तो हमें दिया था, हम यहाँ तक फाइंड आउट करते आए। और कुछ दिया है हमको क्वेश्चन में, a1 i कैप प्लस a2 j कैप इज अ यूनिट वेक्टर। हाँ, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर अगर ये है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर अगर ये है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखने जाए तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि वेक्टर a इज अ यूनिट वेक्टर, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या रहने वाला है 1। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 रहने वाला, लेकिन ये हो जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर a1 की जो वैल्यू हमको दी है वो दी है 3/4a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a2 यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये 16a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम इसको ऑपरेट करेंगे तो हमें फाइनली मिलने वाला है, अगर इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 16 और ये 9 प्लस 25a स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यस 16, 25a स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये 16 को हमने इधर यहाँ पर था तो इधर ट्रांसपोज की, तो a2 स्क्वायर की वैल्यू हमको मिलने वाला है 80 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम यहाँ लिखे तो 80 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16/25। स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 16 का क्या आता है 4 आएगा और इसका 25 का 5 आने वाला है। तो ऑलमोस्ट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.8। अब अगर इक्वेशन 1 इसको नाम दे दे तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1, यहाँ पर अगर हम a2 की वैल्यू डाल दे तो हमको a1 मिल जाएगा। तो a1 इज इक्वल टू 3/4 इंटू a2 की वैल्यू क्या मिली 0.8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू ये आ जाएगा 2, 3 इंटू 0.2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6। तो यहाँ पर हमें दिया है a2 इज इक्वल टू 0.8। हाँ यस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आने वाला है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम अभी देखने वाले हैं और वो ये है कि हम किसी भी वेक्टर, अगर हम दो वेक्टर हमें दिए और उनके बीच का हमें एंगल नहीं दिया है तो हम कैसे डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हुए उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक हमने देखा था कि हमें कोई एंगल गिवन था दो वेक्टर के बीच का और उसके बेस पर हम उसका रिजल्टेंट निकालते थे या फिर मल्टीप्लाई करते थे, उसमें एंगल पुट किया करते थे। तो यहाँ पर अगर हमें एंगल नहीं भी दिया है तो हम उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, देखते हैं। हम जानते हैं कि दो वेक्टर अगर हमें गिवन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये कॉस थीटा है, ये अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये पूरी टर्म को इधर ट्रांसपोज कर दूंगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखिए ये फॉर्मूला हमको मिल गया यहाँ से। ये हो गया फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स ए डॉट बी हमने क्या किए, डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हुए इनके बीच का एंगल फाइंड आउट किए। तो चलिए इस पर कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमें एक एग्जांपल दी है, एग्जांपल, और हमें वेक्टर ए दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी दिया है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2
के कैप। अब इनके बीच का एंगल हमको फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमको फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू ये 1 स्क्वायर, ये अंडर रूट, यहाँ पर एक्स हमको क्या दिया है? 1 है, ये 1 का स्क्वायर, ए वाई हमको क्या दिया है? कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग वाई हमको दिया है 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये तो हम सीख चुके हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अगर हमको दिया है 1 1 1 तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा। ओके, अब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमको फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हम लिख सकते हैं, यहां पर हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 4 + 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको मिलने वाला है 4 + 4 + 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 12। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3 और ये हो जाएगा 2√3। तो हमको ये मैग्नीट्यूड इनके मिल गए यहाँ पर। अब इनका हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट भी लेते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई कैप इंटू आई कैप, आई का आई के साथ तो ये हो जाएगा 2 प्लस जे का जे के साथ तो ये हो जाएगा 2 × 1 यानी 2 प्लस के का के साथ तो ये हो जाएगा 2 × 1, ये हो जाएगा 2। तो हमको आंसर मिलने वाला है 6। अब यहाँ पर देखो ए डॉट बी भी मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी मिल गया, इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये मिल गया 6 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना था? √3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना था? 2√3। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हमें मिलने वाला है, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय √3 × √3, ये 2 और ये √3 × √3 3 हो जाएगा। तो 6/6 बोले तो 1, यानी कॉस थीटा हमारा आ रहा है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1। कॉस की वैल्यू थीटा की वैल्यू 1 पे क्या रहेगी? कौन सा एंगल आता है 1 पे? तो हम जानते हैं कि 1 कब होता है थीटा, सॉरी कॉस 1 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू हमारी होती है 0। तो इनके बीच का एंगल क्या है? 0 है, तो ही जाके हमको ये मिल पाया है। तो आई होप कि आपको इससे समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हुए दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग चीज? तो चलिए इस पर कुछ एग्जांपल हो और हम सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, और हमें दिया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो हमें यहाँ पर 2 वेक्टर दिए हैं, आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। 1 2 3। तो चलिए हम इसको ट्राई करते हैं। हमको जो एंगल निकालना है वो है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहाँ पर हमें वेक्टर ए, हम इसको सपोज करते हैं वेक्टर बी हमारे ये है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए पहले निकाल लेंगे हम। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 1 + 1, तो हमको मिलने वाला है √6। मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो हमको मिलने वाला है वो हो जाएगा आई कैप और के कैप, दो ही चाहिए, जे कैप यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर भी 1 रहने वाला है, तो 1 + 1 2 मिलने वाला है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी हमें मिल गया। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये करके देखते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप, वेक्टर ए हमको जो दिया है प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट ये हमको दिया है जो आई कैप माइनस के कैप। अब इसको सॉल्व करेंगे आई कैप का आई कैप के साथ, तो यहाँ पर आई कैप का आई कैप के साथ क्या मिलने वाला है? 2 × 1, तो ये 2 मिलने वाला है प्लस जे कैप, और जे कैप तो यहाँ पर नहीं है इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, 0 हो जाएगा। तो के कैप इंटू के कैप, के कैप का के कैप के साथ, तो 1 × 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1, तो ये मिल गया हमको 3। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो वेक्टर ए डॉट बी हमको क्या मिला? 3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना मिला? मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमको मिला है √6 और ये कितना मिला है? √2 मिला है। ठीक है,
तो इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमें मिलने वाला है, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6 इंटू 2, ये हो जाएगा 12, और ये हम लिख सकते हैं 3, ये 2√3। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमको मिलेगा √3/2, √3/2। तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो थीटा की कौन सी वैल्यू पे हमको √3/2 मिलता है? तो थीटा की आई थिंक 30 डिग्री, थीटा की 30 डिग्री वैल्यू पर हमें 30 पर हमें √3/2 मिलता है। आप चाहे तो टेबल में चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ये कब निकाल सकते हैं हम? जबकि हमको वेक्टर जो दिया हुआ है वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। जब वेक्टर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो जाके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर नीट्स के क्वेश्चन में से एक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विल बी। तो यहाँ पर वेक्टर है और वेक्टर बी हमको दी दिया है, और एंगल क्या हो सकता है हमें बताना है। तो आप खुद इसको ट्राई कीजिए पहले। अगर आपने ट्राई कर लिया है तो हम इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, ये करते हैं और हमें एंगल बताना है। अगर तो हम चाहे तो एक फॉर्मूला जो हमने अभी डिराइव किया था, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये करते हैं। तो पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड आउट करेंगे हम। तो हमको क्या मिल सकता है, पहले देखते हैं हम। 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट बी क्या हमको दिया है, ये दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ओके, तो चलो इसको देखते ट्राई करते हैं। आई का आई के साथ लेंगे तो 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 16, और यहाँ पर के का के साथ तो हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 25। अब इसको सॉल्व करेंगे हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 25 माइनस 25। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ही हमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यही 0 मिल रहा है। तो हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनके बीच का एंगल हमेशा 90 रहने वाला है, उनके बीच का एंगल हमेशा 90 रहने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये भी प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन में सर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि वेक्टर ए ये हमको दे दिया है, वेक्टर बी भी हमको दिया है, आर फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये वेक्टर है और वेक्टर भी फंक्शन ऑफ टाइम है। देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच, देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो टी की कौन सी वैल्यू पे दोनों ऑर्थोगोनल रहने वाले हैं ये हमको बताना है, और यहाँ पर टी की वैल्यू हमसे पूछी है। तो यहाँ पर अगर हम एक कंडीशन जानते हैं कि अगर ये ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब ये है कि इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट जो रहने वाला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज को इनकी जो वैल्यू है, ये जो वेक्टर हमें दिया है, इनका डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर ए हमको क्या दिया है, वेक्टर ए हमको दिया है ये, और वेक्टर बी हमको दिया है ये। तो यहाँ पर हम डालते हैं cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप डॉट cos ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू जे कैप। अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें, तो आई का आई के साथ लेंगे, जे का जे के साथ लेंगे। तो यहाँ पर आई का आई के साथ हम लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी बाय 2, cos ओमेगा टी बाय 2। ओके, ये हो गया आई का आई के साथ। अब हम लेते हैं प्लस जे का जे के साथ, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा साइन इंटू साइन ओमेगा टी बाय 2। जे कैप इंटू जे कैप 1 होता है, ये बात हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, ये देखो ए जो फॉर्मूला है cos ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी बाय 2 प्लस साइन ओमेगा टी अपॉन साइन ओमेगा टी बाय 2। तो अगर इसको मैं ए कंसीडर कर लूँ इस पूरे टर्म को, और इसको हम इसको कंसीडर कर ले बी, और इसको भी कंसीडर कर ले ए, और इसको कंसीडर कर ले बी। तो ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला हमको दिख रहा है, cos a माइनस बी का फॉर्मूला हमको दिख रहा है। आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला, इसलिए हम इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा cos ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाय 2। अब ये दोनों एंगल्स हैं, हम जानते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं cos ऑफ
यहाँ पर ये हो जाएगा 2 ω t - ω t, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा कॉस, अब 2 ω t - ω t, दो में से एक गया तो यहाँ पर बचने वाला है ω t डिवाइडेड बाय 2। अब हम जानते हैं कि कंडीशन जो हमने देखे थे वेक्टर ए डॉट बी ऑर्थोगोनल कब रहेंगे, जब इनके बीच का एंगल 90 रहेगा, और 90 एंगल अगर रहेगा तो यहाँ पर ये एंगल क्या है ω t, मतलब ये पूरी जो हमने देखे थे कंडीशन के मुताबिक अगर ऑर्थोगोनल है तो इनका रिजल्ट 0 रहना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट 0 रहना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि आपका एंगल 90 डिग्री के बराबर होना, तो यहाँ से हम ω t डिवाइडेड बाय 2, ये एक एंगल है ना, इसको हम किसके बराबर कर सकते हैं, इसको हम बराबर कर सकते हैं π/2 के। π/2 बोले तो क्या होता है 90 होता है। अब हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि हमसे पूछ रहा था कि वो ऑर्थोगोनल t की किस वैल्यू पर होंगे, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू अगर 0 है तो ये एंगल 90 ही रहना चाहिए, इसलिए हमने इसे यहाँ पर इक्वेट किया π/2 से। ये एंगल 90 ही रहना चाहिए, ω/t/2 90 रहना चाहिए, तो ही तो जाके इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, तो ही तो जाकर ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनल रहेंगे। तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो, t हो जाएगा 2π, और ये ओमेगा को इधर लेके आ जाओ तो ये जाएगा 2ω, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t = π/ω। तो यहाँ पर हमको कोई वैल्यू दे, यस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टॉपिक हमको दिया है नेक्स्ट वो है कि एंगल मेड बाय अ वेक्टर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सपोज कीजिए हमें एक वेक्टर दिया है, यहाँ पर ये वेक्टर ए है, तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, जैसे इसके साथ अल्फा हमको दिया है, यहाँ पर हमको दिया है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम कहते हैं गैमा। तो यहाँ पर अगर हमको अगर वेक्टर दिया है वेक्टर ए, ये दिया है कार्टेशियन फॉर्म में ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो अगर मुझे एंगल निकालना है इसका, ये अल्फा जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये निकालना है तो हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, कॉस अल्फा क्या होता है, ये इसके ax कंपोनेंट आ जाएंगे, ये हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस जो होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जिसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बेस यानी ax डिवाइडेड बाय a, मैग्नीट्यूड ऑफ a, इस तरह से लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर हम बीटा का लिख सकते हैं, कॉस बीटा जो हमारे को मिलेगा, तो यहाँ पर कॉस बीटा हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ay, इसके जो i कंपोनेंट है वो हो जाएंगे ay, तो ये हो जाएगा ay डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। सेम इसी तरीके से कॉस गैमा, मतलब x के साथ ये अल्फा बनाता है, y के साथ ये बीटा एंगल बनाता है, और z के साथ हम देखते हैं कि गैमा एंगल बना, तो कॉस हम लिखते हैं यहाँ पर इसको गैमा ए फॉर्म में, तो ये हो जाएगा az डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो आप इस तरह से ये एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पर कुछ एग्जांपल्स। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल हमको दिए, फाइंड द एंगल दैट द वेक्टर a इज इक्वल्स टू, ये हमें दिया है मेक्स विद y एक्सिस। तो y एक्सिस के साथ ये वेक्टर जो एंगल बना रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो होता है कॉस बीटा, और ये होता है y एक्सिस के साथ जो बनाएगा तो इसको हम लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ y हमको जो दिया है वो 3 दिया है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a हमको निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 1 का -1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 9 + 10, 9 + 1 10, और 10 + 4 14, √14। तो यहाँ पर ay हमको क्या दिया है, ay 3 दिया है, तो ये हो जाएगा 3/√14। तो इस तरह आप एंगल निकालेंगे। और अगर आपको निकालना है, आप इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो बीटा को यही रहने दें, यही तो एंगल है, यहाँ पर कॉस को इधर भेज दें और कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स 3/√14। ये इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो आप इसी तरह ay का भी एक ax का भी निकाल सकते हैं, यानी कॉस अल्फा और कॉस गैमा, यानी k के साथ भी जो एंगल बना रहा है, z के साथ भी जो एंगल बना रहा है z डायरेक्शन के साथ, वो भी निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक टॉपिक देखने वाले हैं जो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी हम तो निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने जो वेक्टर बी के कंपोनेंट अगर निकाले, ये वेक्टर ए को रिजॉल्व किया है, तो वो एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन में रिजॉल्व किया है हमने। अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है,
तो वेक्टर बी के कंपोनेंट वेक्टर ए पे क्या आने वाले, ये हेडिंग या फिर ये टॉपिक हमें ये बताने वाला है। अभी तक हम देख रहे थे कि एक्स डायरेक्शन में वेक्टर बी के कंपोनेंट क्या आएंगे, ये हम चेक कर रहे थे, लेकिन वेक्टर ए पर वेक्टर बी के कंपोनेंट क्या आने वाले, ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो आई होप कि आपको फर्क समझ में आ गया होगा। पहले हम जो वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे थे, तो वो रिजॉल्व कर रहे थे हम एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग। अब यहां पर एक वेक्टर पर वेक्टर बी के कंपोनेंट क्या आने वाले, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके कंपोनेंट जो आने वाले वो हो जाएगा बी कॉस थीटा, यही आएंगे। अभी तक हमने यही निकाले थे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। लेकिन अभी हमने देखा कि कॉस थीटा जो था, कॉस थीटा ये हमने निकाले थे, कैसे निकाले थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसे ही निकाले थे। तो यहां पर हम कॉस थीटा की जगह ये डाल देंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहां पर बी जो है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, ये बात तो हम जानते हैं, मतलब ये बी और ये बी कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड और ये भी मैग्नीट्यूड है। तो ये और ये हम कैंसल आउट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ए कैप जो हमारा होता है वो होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि वेक्टर बी इंटू ए कैप, और ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये कहना चाहिए कि कम्यूटेटिव है, मतलब इसकी अगर हम ऑर्डर को बदल भी दें तो कुछ फर्क रिजल्ट में नहीं आने वाला है। तो यहां पर ये जो हमको मिलने वाला है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए, वो मिलने वाला है ये, यानी वेक्टर ए पर बी के जो प्रोजेक्शन आ रहा है, प्रोजेक्शन भी इसे कहते हैं, तो वो क्या आने वाला है। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट ए कैप, वेक्टर बी डॉट ए कैप, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब सिमिलरली अगर हमको निकालना है वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी पर, यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इंटू बी कैप, वेक्टर ए डॉट बी कैप। तो ये इस तरीके से आपने इसको फाइंड आउट की। तो चलिए इस पर कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्जांपल हमें वेक्टर कंपोनेंट्स पर दी है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए, इस टॉपिक जो हमने अभी कवर किए उस पर दिए है। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हमको दिया है अलॉन्ग बी, तो वेक्टर ए के कंपोनेंट अलॉन्ग बी क्या रहने वाले हमको फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने निकाले कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट बी कैप। तो यहां पर हमको बी कैप क्या दिया, वेक्टर बी जो है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो बी कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी हम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू डाल सकते हैं, ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ये हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिए। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमको मिलेगा, ये हमको दिया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट, और ये हमको दिया है आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा आई का आई के साथ और जे का जे के साथ, तो 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप इंटू आई कैप 1 होने वाला है, वो हम नहीं लिखेंगे, प्लस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3, ओके, और ये होल डिवाइडेड बाय रूट 3, तो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय रूट 2। ओके, तो आंसर हमको मिल गया 5 डिवाइड बाय रूट 2। तो ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। तो ये इस तरह सॉल्व करना। अब यहाँ पर आप डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट का हम यूज़ कर रहे हैं। हाँ, इसी पर बेस एक और टॉपिक आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब ये है कि वो एक यूनिक केस है, तो अगर आपको ध्यान में रहेगा तो कंफ्यूजन से आप बच जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हम वेक्टर है हमें दिया है, इसके कंपोनेंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वेक्टर सी के अलॉन्ग। तो अभी हमने चेक किए कि अगर हम सबसे पहले अगर फाइंड आउट करना चाहिए वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग,
ये सबसे पहले इसका फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि हमारे को ये वेक्टर जो मिलने वाला है ये आर वेक्टर मिलने वाला है। तो इज इक्वल्स टू ये वेक्टर आर किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वेक्टर हमें क्या दिया है, आई कैप माइनस 2 जे कैप, ओके, प्लस वेक्टर बी हमें क्या दिया है, 2 आई कैप प्लस 3 के कैप। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आई कैप में 2 आई कैप ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 आई कैप। अब ये माइनस 2 जे कैप, और यहाँ पर जे तो कोई टर्म नहीं है इसलिए इसको वैसे ही रहने दें, माइनस 2 जे कैप और 3 के कैप प्लस 3 के कैप। तो ये हमें मिल गया वेक्टर आर। अब हमें बताना है कि इसके कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग क्या है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम जानते हैं कि आई कैप ये इसकी यूनिट डायरेक्शन होती है, इसलिए यहाँ पर इसके जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट हो जाएंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, और वेक्टर आर क्या है, वेक्टर ए प्लस बी, ये हमने कंसीडर किए। वेक्टर आर क्या है, वेक्टर ए प्लस बी है, ओके। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमें रिजल्टेंट मिला ए प्लस बी करने के बाद तो मिला 3, कंपोनेंट ऑफ आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएंगे इज 3। अब दूसरा हम चेक करते हैं। तो दूसरे में हमको यहाँ पर अभी जो हमने चेक किया मेथड वही अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने जो मेथड अप्लाई किए थे वो ये था कि अगर मुझे इसके कंपोनेंट मतलब आर के कंपोनेंट सी के अलॉन्ग चाहिए, तो ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलॉन्ग सी इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट सी कैप। तो यहाँ पर सी वेक्टर हमें दिया है, तो सी कैप अगर फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा वेक्टर सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो इसको हम लिख सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी, 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेक्टर आर हमें क्या दिया है, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ओके, डॉट। अब सी कैप हमको क्या दिया है, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा, आई का आई के साथ हम करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर जे माइनस 2 और जे का जे के साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -2। अब के यहाँ पर नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं, वैसे ही रहेंगे, 0 रहेगा अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ आर अलॉन्ग सी क्या मिल गया हमें, 1/√2 मिल गए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपको ये वैल्यू याद रहनी चाहिए कंपोनेंट ऑफ, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में, हम जब टॉपिक कवर करने वाले हैं आर वेक्टर डॉट सी क्या, तो ये हमें क्या मिला 1/√2। ठीक है, तो ये मैं जानबूझ के लिख के छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमें अभी इसका काम है, एक एग्जाम्पल में हमें काम में आएगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए, या फिर वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी। अब अगर हमसे पूछा कि वेक्टर कंपोनेंट क्या है, यहां पर आपको एक टॉपिक है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए। तो ये वेक्टर कंपोनेंट, यहां पर सिर्फ कंपोनेंट की बात हो रही थी, यहां पर वेक्टर कंपोनेंट की बात हो रही है, मतलब वेक्टर बी के कंपोनेंट वेक्टर ए पर क्या आने वाले हैं। तो यहां पर सपोज कीजिए कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो यहां पर अभी जो हमको चाहिए वो वेक्टर कंपोनेंट चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए। तो वेक्टर कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, वेक्टर कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, अगर वेक्टर कंपोनेंट हम लिखने जाए तो ये हो जाएगा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए। तो हम जानते हैं कि एक वेक्टर के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैं चेंज कर लेता हूं पेन को, मार्कर को। तो इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। अभी तक देखो हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे थे और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए कर रहे थे, तो हमें एक स्केलर मिल रहा था, एक स्केलर वैल्यू मिल रही थी। लेकिन यहां पर अगर वेक्टर कंपोनेंट चाहिए तो मुझे इसके साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो देखो अभी तक हमने जो निकाले थे वेक्टर बी के कंपोनेंट ए के अलॉन्ग, तो मैग्नीट्यूड हमने कंपोनेंट मैग्नीट्यूड क्या निकाले थे, बी कॉस थीटा, ये निकाले थे, बराबर। ये हो गया बी, यानी वेक्टर बी के कंपोनेंट ए के अलॉन्ग क्या आने वाले हैं, मैग्नीट्यूड में बी कॉस थीटा। और अगर इसकी डायरेक्शन हमें चाहिए, क्योंकि वेक्टर कंपोनेंट होना, तो डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, ए कैप हो जाएंगी, बराबर। ए कैप होने वाली है इसकी डायरेक्शन। अब देखो बी कॉस थीटा जो अभी हमने निकाले थे,
अभी जस्ट ये निकाले जिस पर हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए, तो ये था वेक्टर बी डॉट ए क्या, तो ये हो गया अभी जो हमने निकाले वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, और यहां पर इसके वेक्टर कंपोनेंट के लिए हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए कैप से। ओके, तो यहां पर ये हो गया इसके वेक्टर कंपोनेंट, ये हो गया वेक्टर कंपोनेंट। अब वेक्टर कंपोनेंट के अंदर डायरेक्शन आएंगी, सिर्फ स्केलर वैल्यू नहीं आएंगी, इसलिए अगर आपने आर डॉट सी करे और अगर आपने यहां पर इसके वेक्टर कंपोनेंट निकाले, तो वेक्टर कंपोनेंट क्या था, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो यहां पर वेक्टर आर, इसी एग्जांपल को लिखे, तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर सी कैप, ओके, और ये सी कैप। तो यहां पर सी कैप जो हमने निकाले वो क्या निकाले थे, ये निकाले थे, तो यहां पर इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2 से, तो आपको फाइनल क्या मिलने वाला है, √2 इंटू √2 आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय 2, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2। तो आपको ये फर्क ध्यान में रहना चाहिए, यहाँ पर हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पर हम वेक्टर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो टेंशन की कोई बात नहीं, इस पर ज़्यादा एग्जांपल नहीं पूछी जाती है, लेकिन इन केस कभी ऐसा कुछ हो गया तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने खूब सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए और ऑलमोस्ट स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जो हमारा टॉपिक था हमने पूरा कंप्लीट कर लिए। जितने एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जितना हमने देखे हैं वो सारे एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व कराया हो। तो दोस्तों इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, गुड बाय।